सुगेस आईआरबी इंफ्रा एक टाइम था जब इस कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए थे 2023-2024 लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत बढ़िया चली थी। लेकिन स्प्लिट और बोनस के बाद से वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा स्टॉक में और आज के मोमेंटम को देखते हुए इन्वेस्टर्स इसमें बहुत ज्यादा बेरिश भी हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी हैं क्योंकि आज मार्केट काफी अच्छा था बट आईआरबी इंफ्रा में मोमेंटम नहीं मिला है। रीजन क्या है? कंपनी क्या कुछ कर रही है इस समय खराब ऐसा जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है, या सिंपल चार्ट पर थोड़ा बेरिशनेस देखने को मिल रही है? सब चीजें यहां पर समझेंगे, एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। लास्ट वीडियो जो हमने लिया था आईआरबी इंफ्रा का वो था अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 लेवल्स है जो हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक में डिस्कस करे थे। 22.10 मेरा रिजेक्शन था, 21.20 मिड बेस और क्रूशियल बेस 19.60। ये 3 लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट आईआरबी इंफ्रा के अंदर। अब अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद में क्या क्या हुआ है पहले उसको देखते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे आएंगे, उसके बाद हम इसके रिजल्ट पर आएंगे, फिर वापस से चार्ट्स पे आएंगे। ठीक है, सो मेरे पास टोटल 2 चार्ट्स हैं। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का है और एक मेरे पास 1 आवर टाइम फ्रेम का है। ठीक है, तो पहले मैं आता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बाद से स्टॉक में आपको वॉलेटिलिटी दिखी है। कंपनी वापस से 22 के प्राइस के आसपास आती है, उसके बाद में डंप बनता है, ऑलमोस्ट 19 रुपीज 60 पैसे के आसपास स्टॉक गिरता है और वहां से वापस से ब्रेकआउट देता है। अब पिछले हफ्ते स्टॉक ने 23.90 के पास का ब्रेकआउट दिया बट उसके बाद में आपको गिरावट दिखी और आज का सेशन एक बार फिर से स्टॉक डंप करता है और 21.62 के पास जाकर क्लोज हो जाता है। क्या ये चार्ट ओवरऑल अच्छा है, बुलिश है, कैसा है? अगर आप इस पूरे चार्ट को देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि स्टॉक ने रिटर्न्स दिए नेगेटिव। ये पूरे टाइम फ्रेम के अंदर लगभग 2025 के मिड इस टाइम तक कंपनी ने बहुत बड़ी गिरावट झेली, लेकिन अभी लगभग 2026 अगर हम देखेंगे तो 2 से 3 महीना जो गुजरा है इस स्टॉक में कंसोलिडेशन है, साइडवेज पैटर्न है। अब साइडवेज पैटर्न तो बढ़िया होता है, स्पेशली अगर वो साइडवेज बनता है एक डाउनवर्ड पैटर्न के बाद में, तो यस ये साइडवेज बढ़िया है। अब हम वापस से आएंगे इस पे, पहले हम ना इस कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसको एक बार समझते हैं। सो कंपनी ने अभी मार्च 26 का रिजल्ट दिया था रिसेंटली, जहां पर कंपनी का रेवेन्यू 1927 करोड़ आया जो कि एनुअल बेसिस पर 2149 करोड़ का था। वहां से कंपनी 19.27 करोड़ के रेवेन्यू पर आई। ऑल्दो अगर मैं इस रेवेन्यू को कैलकुलेट करूंगा तो ये ग्रोथ जो है कंपनी का पॉजिटिव में आएगा, लेकिन यहां पर -10.34% शो कर रहा है जो कि एनुअल बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू वीक बताता है। लेकिन कंपनी ने यहां पर एक पॉजिटिव ग्रोथ दिया है। ठीक है, क्योंकि सॉरी एक सेकेंड, 1871 से आपका बढ़ते हुए कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1927 पर आया और पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 2149 का। वहां से कंपनी एनुअल बेसिस पर 10% अपना रेवेन्यू ड्रॉप करती है और 1927 पर कंपनी का रेवेन्यू आता है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का ग्रोथ जो है -10% पर आता है जो कि अच्छा नहीं है। और पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने इसी तरह से अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिया है नेगेटिव के अंदर। अब एक चीज आप इस कंपनी में नोट करना, थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट हम यहां पर खोलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स का। इस पूरे ग्राफ में आपको 2 चीजें नजर आएंगी। हम 2023 के बाद से अगर देखें तो कंपनी की सिचुएशन कुछ इस तरह से रही है कि जून का और सितंबर का ये 2 क्वार्टर कंपनी में बहुत वीक देखने को मिलते हैं। सबसे वीकेस्ट क्वार्टर दे रही है कंपनी सितंबर का। अब जब सितंबर वीक क्वार्टर कंपनी का आ रहा है तो क्या होता है ना, इस तरीके से जब भी कोई कंपनी चलती है, फॉर एग्जांपल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर इसके वीडियोस देखे तो आपको मालूम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसके लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है कि जून का क्वार्टर कंपनी का सबसे वीक आता है, उसके बाद में सितंबर में कंपनी रिवाइव करती है। अब क्या होगा देखो, ऐसी सिचुएशन पर एक कंपनी लगातार अच्छा रिवेन्यू दे रही है, लगातार कंपनी अच्छा रिवेन्यू दे रही है, एक क्वार्टर आता है कंपनी खराब रिवेन्यू देती है तो अचानक से आपको रिवेन्यू पर फॉल देखने को मिलता है। अब जब इतना बड़ा फॉल आया तो जहां कंपनी पहले एक जो है हाई लगा चुकी थी, वापस से उस फॉल के बाद उस हाई पर जाने में कंपनी को लगता है टाइम। बस वो जो समय कंपनी को लगता है ना, उस समय के बीच में सारा मोमेंटम बिगड़ जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी यही कहानी है। ऑल्दो मार्च क्वार्टर आते आते कंपनी बहुत बढ़िया काम कर जाती है और आईआरबी इंफ्रा दोनों के सेक्टर अलग है। मैं बिजनेस को कंबाइन नहीं कर रहा हूं, पहले मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहा हूं यहां पे। अब यहां आईआरबी इंफ्रा में भी यही है
कंपनी ने सितंबर 24 एंड सितंबर 25 दोनों सबसे वीकेस्ट क्वार्टर दिए। अब जब कंपनी 2000 करोड़ 2100 करोड़ फिर वापस से लगभग 2100 करोड़ इतना रेवेन्यू कंपनी दे रही है, अब यहां पर 1500 करोड़ से कंपनी उठ रही है ना। जब अचानक से इस तरह का डिप आता है तो कंपनी को वापस से रिवाइव करने में टाइम लग जाता है। बस इसी वजह से कोई कंपनी 2000 करोड़ का रेवेन्यू देते देते अचानक से 1500 करोड़ के रेवेन्यू पर गिरे, फिर वापस से 2000 करने में वही टाइम कंपनी को लगता है। और यही कंपनी में सबसे खराब चीज है कि कंपनी का पिछले 2 क्वार्टर में वीक ग्रोथ देखने को मिला है। अब चांसेस क्या नजर आते हैं यहां पर, अब अगला क्वार्टर आएगा जून का, तो भैया मैं जून से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जून का क्वार्टर कंपनी के मार्च के कंपैरिजन में फ्लैट देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2000 करोड़ का रिवेन्यू, तब भी कंपनी लगभग 99 करोड़ का रिवेन्यू कम देगी लगभग, जो कि -5% के आसपास ग्रोथ होगा जून क्वार्टर में। यानी कि आने वाले क्वार्टर से भी मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो वीक है। और जब एक्सपेक्टेशन आने वाले क्वार्टर से भी वीक होती है तो वहां पर इन्वेस्टर एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और ट्रेडर आपको ज्यादा एक्टिव देखने को मिलता है, यानी कि शॉर्टर्स। यही होता है जब इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। कंपनी ने रिसेंटली स्प्लिट दिया, बोनस दिए, बहुत बढ़िया चीज है। इन्वेस्टर का जो है पोर्टफोलियो डबल हुआ शेयर्स के अंदर, अमाउंट के अंदर नहीं, इन्वेस्टेड अमाउंट में नहीं, सिर्फ शेयर्स में। तो इन्वेस्टर्स को वो चीजें पसंद आती है। लेकिन जब कंपनी काम नहीं कर रही है उस तरीके से, तब यस इश्यूज कंपनी के ऊपर पड़ जाते हैं। तो ये है, इस रीजन की वजह से आपको आईआरबी इंफ्रा काफी वीक देखने को मिला है। ऑल दो इसके पहले तक अगर आप देखोगे कंपनी अगर वीक परफॉर्मेंस करती भी थी तो भी उसके बाद वापस रिकवर कर जाती थी। और अगर आप सितंबर 24 के पहले का कंपनी का ग्रोथ देखोगे ना, तो भाई 29%, 30%, 27% कंपनी एक्चुअली में एक बड़ा ग्रोथ दे रही थी। और ये वो टाइम था जब इसके चार्ट्स पर आपको वो रैलीज भी नजर आती थी। लेकिन फिर कंपनी का सितंबर क्वार्टर इतना वीक आने लगा कि उसके बाद से कंपनी उस ग्रोथ पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है। -9 जब से कंपनी ने दिया है, 2%, 4%, 13%, 10% माइनस एंड माइनस, यहां कंपनी बिगड़ती चली गई है। अब कंपनी को रिवाइव करने की जरूरत है, जब तक नहीं कर पाएगी तब तक इश्यूज है। आपको बेरिश मार्केट में कंपनी खराब काम करती देखने को मिलेगी, गिरते पड़ते मार्केट यानी वॉलेटिलिटी में कंपनी वॉलेटाइल होगी। लेकिन बुल रन के बिना कंपनी का बढ़ पाना ऐसी सिचुएशन में काफी मुश्किल हो जाता है। यानी कि इस कंपनी को बढ़ने के लिए, एक बड़े ब्रेकआउट के लिए एक बड़े बुल रन की जरूरत है मार्केट में। टेक्निकली 79.2 का एमएफआई है, 57.1 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पर। अब क्या इतना कुछ सुनने समझने के बाद में, और ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने आप से बता रहा हूं, मैंने आपको सारी चीजें चार्ट पर स्क्रीन पर दिखाई भी है और आई होप कि आपको यहां पर पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब इतना कुछ होने के बाद ये जो चार्ट अभी इस कंपनी का चल रहा है ये बुलिश है। इस तरह के चार्ट्स के अंदर जो मेरा एक मेजर पॉइंट रहता है ना, वो होता है 22.20, जो कि इस समय क्रूशियल रिजेक्शन है आईआरबी इंफ्रा का। कंपनी ने यहां पर लगभग 19.60 जो आपका ये प्राइस है, यहां से 2 बार ब्रेकआउट दिया, दोनों बार 22.20 पर जाकर के रिजेक्ट हो गया। दोनों बार आपको डंप देखने को मिला, बल्कि अभी तीसरी बार लगभग कंपनी यहां पर डंप कर गई और तीसरी बार फिर से 22.20 वहां से रिजेक्शन खा करके, ऑल्दो ब्रेकआउट के ऊपर का था लेकिन सस्टेन ही नहीं करा। जब प्रॉपर सेलिंग आ गई तो ब्रेकआउट किस बात का। अब मुझको चाहिए भाई 22.20 पर ये स्टॉक ने लगातार एक हैंगिंग बेस क्रिएट करे, क्योंकि साइडवेज पैटर्न का जो अल्टीमेट ब्रेकआउट पॉइंट होता है वो उसका रिजेक्शन ही होता है। अगर वो बार बार उस पॉइंट से गिर रहा है, दैट मींस कि अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब वो ड्रॉप ही कर जाएगा, साइडवेज पैटर्न को सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। ये चीज हुई थी टाटा पावर में साल 2024 के अंदर। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हो तो आपको ये बात मालूम है। ठीक है, तो ये चीज टाटा पावर में हुई थी। सो अगर आईआरबी इंफ्रा फिर से ये काम करता है कि 22.20 पर रिजेक्शन खा करके वापस 19.60 की तरफ देखता है, दैट मींस कि ये साइडवेज पैटर्न टूट सकता है। अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो मुझे उसमें 22.20 पर हैंगिंग बेस चाहिए ताकि मैं ये ब्रेकआउट ले पाऊं। अदरवाइज चार्ट बेयरिश है, 22.20 पर मेरी सस्टेनेबिलिटी यहां पर बननी चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर वीडियो में यहां तक आए, अच्छा लगा, मोटिवेट जरूर करना सब्सक्राइब करके। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।